अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग 10th क्लास फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब डिस्कस करेंगे तो उससे पहले कुछ चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने नोट करनी है और इनको समझना है। अब बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपके पास ये है, आपसे किया जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाउ टू आइडेंटिफाई सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। ठीक है बच्चे, कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई मोशन हो रही हो और आप ये कहें कि ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बच्चे इसके लिए जो है आपने 3 बातों को हमेशा याद रखना है। अगर वो 3 बातें पूरी हो रही है तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। बच्चे पहली चीज़ जो है आपने ये देखना है कि उस बॉडी की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि मोशन कोई बॉडी कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर करेगी तो उसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर आप एक स्विंग की बात करते हैं या पेंडुलम की बात करते हैं तो जो पेंडुलम होता है उसको जब आप एक एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ से रिलीज करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से टुवर्ड्स मीन पोजीशन आता है और मीन पोजीशन से फिर ये एक्सट्रीम की तरफ जाता है, ये एक्सट्रीम की तरफ चला गया। ठीक है, फिर एक्सट्रीम से फिर ये मीन की तरफ आएगा और मीन से फिर ये क्या चला जाएगा, एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा। तो इस केस के अंदर आप ये कह सकते हैं ये मोशन तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हुई। लेकिन जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम की मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात आप नोट कर लें कि अगर इस तरह की मोशन आप करोगे, एम्पलीट्यूड जो आपका होगा पेंडुलम को आप दूर लेके जाओगे, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करोगे, यानी कि ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से जब आप इसको ए पे लेके जाओगे और ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा ओ और ए के दरमियान, तो फिर आपकी वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी, जब भी आप एक्सपेरिमेंट सिंपल पेंडुलम का करेंगे तो आपको टीचर ये बताएंगे कि जब आप अपने पेंडुलम को डिस्प्लेस करो तो डिस्प्लेस जो है ये छोटे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक करना है। ठीक है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो आपको पता है कि अगर ये कर्व लाइन है, ये ऐसे कर्व लाइन आपने ली है और कर्व लाइन के अंदर आप एक छोटा सा पैच लेते हो, ये छोटा सा पैच लेते हो, ये आपने ये और ये पैच ले लिया तो इसके दरमियान ये कर्व का ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन गई आपकी, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कब करते हैं, जब उसका एम्पलीट्यूड हम छोटा रखते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है और उस टाइम जो मोशन होती है उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे ओ और ए के दरमियान जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये बढ़ा दोगे, एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे, तो फिर आप इसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या चीज जरूरी है, कैसे आपको पता चलेगा कि वो मोशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो रही होगी, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। फिर मुझे इसकी नंबर 2 आइडेंटिफाई करने की जो चीज होगी वो ये होगा कि जो एक्सेलरेशन वहां पर प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक्सेलरेशन जो वहां पर प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के।
ठीक है बच्चे, कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। अगर इस तरह की कंडीशन वहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब है वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। नंबर थर्ड के ऊपर हम देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो उसके अंदर आप ये कहोगे कि जो एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है बच्चे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड डायरेक्टेड टू वर्ड्स मीन पोजीशन होगा, कि एक्सेलरेशन जो होगा वहां पर वो मीन पोजीशन की तरफ होगा। अगर वो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है तो इसका मतलब है वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो बच्चे ये तीन पॉइंट्स अगर कोई भी बॉडी ये तीन पॉइंट्स जो है वेरीफाई कर रही है, उसके अंदर हम उसको देख रहे हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। कि मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें कंप्लीट होती हैं तो फिर आप लोग ये कहेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। अगर इसमें से कोई एक पॉइंट भी मिस होता है तो फिर आप ये कहोगे कि वो बॉडी जो है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रही। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, और वो पॉइंट जो है हम यहाँ पर कहते हैं कि कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं कि किन कंडीशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है भैया। तो भैया इसकी भी जो है तीन कंडीशंस है जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। पहली कंडीशन जो है इसकी आपके पास है, सिस्टम should have the property of इनर्शिया, कि सिस्टम के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर सिस्टम के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं है तो आपकी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगी। आपको पता है कि जिस तरह आपके पास एक सिंपल पेंडुलम होता है, और सिंपल पेंडुलम को जब आप यहाँ से डिस्प्लेस करते हो पॉइंट ओ से पॉइंट ए पर, और ए से जैसे इसको रिलीज किया जाता है, जैसे ये रिलीज होता है पेंडुलम और ओ पे पहुंचता है, तो क्या ख्याल है, ओ के ऊपर ये स्टॉप कर जाता है? कभी भी स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि ड्यू टू इनर्शिया ये फॉरवर्ड मूव करके चला जाएगा आगे की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, इसका बी पॉइंट होगा। तो यहां से ये मूव करके आगे गया ओ से, क्यों आगे गया? ड्यू टू इनर्शिया। अगर सिस्टम जो भी आपका या जो भी बॉडी है उसके अंदर सॉरी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कभी भी उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। फिर बचे इसके बाद हम दूसरी कंडीशन इसकी देखते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि सिस्टम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। सिस्टम सिस्टम should be फ्रिक्शन लेस, कि सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। एक आइडियल केस आपने लेना है कि जिस तरीके से ये ना हो कि आप इस पेंडुलम को ले रहे हो, ठीक है, और पेंडुलम को अगर आप लेते हो और फ्रिक्शन लेस नहीं बनाते केस, तो आप देखोगे कि इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस भी होगी जो बॉब के ऊपर एक्ट कर रही होगी, और ये स्पॉट
जो होगी, जिस जगह से आपने इसको अटैच किया हुआ है, इसकी भी फ्रिक्शन होगी। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये पेंडुलम स्टॉप कर जाएगा। जब ये पेंडुलम स्टॉप कर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को भी खत्म करेंगे जिस जगह से इसे हमने अटैच किया हुआ है, और एयर रेजिस्टेंस को भी खत्म करेंगे। तब जाके हमारा पेंडुलम जो है वो कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि सिस्टम फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। फिर बच्चे हम आते हैं इसकी थर्ड कंडीशन की तरफ। तो बच्चे थर्ड कंडीशन इसकी ये है, सिस्टम शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। सिस्टम should have the property of elasticity। ठीक है, या आप इसको कहोगे रिस्टोरिंग फोर्स, कि सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स वहां पर डेवलप हो रही हो, या वहां पर उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो। इलास्टिसिटी के बारे में तो आपको पता है कि अगर लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर मैंने एक स्टील, ये मेरे पास एक स्टील का रॉड है, ये स्टील का रॉड है। ठीक है भैया, ये स्टील का रॉड, ठीक है, ये स्टील रॉड है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मैं स्टील रॉड को यहां से ऐसे बेंड करता हूं, ये स्टील रॉड ऐसे बेंड हो गया, ऐसे इसको मैंने बेंड करा किया थोड़ा सा, ठीक है, ये बेंड हो गया ऐसे। और जैसे ही मैं स्टील रॉड को बेंड करूंगा और बेंड करने के बाद मैं इसे छोड़ूंगा, तो जो स्टील रॉड होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाती है तो उसके लिए हम टर्म कौन सी यूज करते हैं, इलास्टिसिटी की टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर बचे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्स आपने अप्लाई की हुई है वो रिमूव करते हो और वो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिटर्न कर जाती है, तो फिर आप ये कहोगे कि वो आपकी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये तीन कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो आपकी बॉडी जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होगी। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है बच्चे हमारा वो ये है कि एक केस हम ले लेना है, और केस ये लेना है कि आपकी एक बॉडी है जिसको आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर प्लेस किया हुआ है, और उस बॉडी का जो मास है वो m है, और उसको स्प्रिंग के साथ जो है हमने अटैच की है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हम प्रूव करेंगे कि वो बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है परफॉर्म कर रही है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से ये देखना है आपने। क्वेश्चन ये है, शो दैट मोशन of a body attached with a spring place on a smooth horizontal surface, perform simple harmonic मोशन, कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है।
अब बच्चे पहले तो हम इसकी एक फिगर ड्रा करते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से होगी बच्चे कि यहाँ पर मैं एक सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ बच्चे। सबसे पहले हम फिगर बना लें, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप वाइज आपने देखना है इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मरतबा। ये एनुअल पेपर में, आपके फाइनल पेपर में फेडरल बोर्ड के आ चुके हैं। तो भैया यहाँ पर हमने एक स्मूथ सरफेस ली और इसकी वॉल के साथ यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच किया और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच कर दिया। और जो बॉडी हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं बच्चे, हम ये कहेंगे कि इस बॉडी की मास जो है वो कितनी है, m मास है। अब देखिए ये स्टेशनरी कंडीशन के अंदर होगी। अगर बच्चे ये स्टेशनरी कंडीशन में है तो हम ये कहेंगे इसकी इस पोजीशन को जो हम नाम देंगे वो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम देंगे कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है बच्चे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उनका सम इक्वल टू 0 है, इस वजह से ये रेस्ट कंडीशन के अंदर है। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है और इसको मीन पोजीशन का भी नाम दिया जाता है, मीन। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे इसको, मीन पोजीशन को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉरी o से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मीन पोजीशन है। फिर बच्चे आप इस मास m के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई F आपने इसके ऊपर FA फोर्स अप्लाई की, ये अप्लाइड फोर्स है। जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे आप ऑब्जर्व करोगे कि स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा। स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ये तो डेली लाइफ की आपकी ऑब्जर्वेशन है कि स्प्रिंग की लेंथ में ये इंक्रीजमेंट आया जब हमने इसके ऊपर क्या किया, एक फोर्स को जो है अप्लाई किया। और ये हमारा स्प्रिंग जो है, जो मास m है, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ये मास m जो है इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। ठीक है, और इस पॉइंट को बच्चे हम नाम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन का। ये जो, सॉरी लाइन थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट आपके पास, इसको नाम हम देंगे ए का। ठीक है बच्चे, और ये कहलाएगा क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक हो गया बच्चे। फिर बच्चे अगर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है और एक्सट्रीम पोजीशन से आप क्या करते हो, इसके ऊपर जो फोर्स आपने अप्लाई की हुई है, अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर जो आप लगा रहे हो उसे रिमूव कर देते हो, तो आप देखोगे कि हमारी जो मास m है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद जब O पे आएगी तो यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगी, ड्यू टू इनर्शिया ये आगे की तरफ ट्रेवल कर जाएगी और जो स्प्रिंग होगा ये कंप्रेस हो जाएगा। और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो आप देखोगे ये कि इसकी कुछ कंडीशन ऐसे हो जाएगी, इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कंप्रेस हो गया। ठीक हो गया बच्चे, ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हुआ बच्चे। इसको जो है ना हम नाम दे देते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट भी बी है और ये भी जो है एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे। अगर ये सिस्टम बच्चे फ्रिक्शन लेस है
तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा ये मास m है, हमने इसको A से रिलीज किया तो ये दोबारा O की तरफ आया और O से फिर B की तरफ गया, B से फिर O की तरफ आया और O से फिर A की तरफ आया। तो ये इस तरीके से मूव करता रहेगा, O के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा ऐसे ऐसे, फ्रिक्शनलेस है तो ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा ऐसे ऐसे, ये अपनी मोशन को खत्म नहीं करेगा। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो मोशन यहाँ पर परफॉर्म हो रही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस चीज की तरफ जो है ना हम अब जाएंगे। तो भैया सबसे पहले यहाँ पर हम ये चीज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इस सिस्टम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई हुक्स लॉ, इसके ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो जी आपको पता है कि हुक्स लॉ जो है वो हमें क्या बताता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं। बच्चे वहां पर जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। किस केस के अंदर? इन द केस ऑफ स्प्रिंग, इन द केस ऑफ स्प्रिंग। बच्चे यहां पर आप लोगों ने देखना है कि ये कैसे यहाँ पर ये हुक्स लॉ अप्लाई होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। बच्चे आप देखिए कि जैसे ही आपने यहाँ पर मास m के ऊपर, ये मास m जो है इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो मास m पे, तो मास m के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से एक फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो जाती है और वो फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो रही होती है उसे हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करूं तो बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ये होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, तो बच्चे इसको डिफाइन हम करते हैं तो ये क्या होगी, ए फोर्स विच bring the object to its ओरिजिनल पोजीशन, कि एक ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेके जाती है, तो उसको नाम जो है किस फोर्स का नाम दिया जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाता है। बच्चे एक और चीज भी यहाँ पर आपने नोट करनी है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स की। ठीक है बच्चे, ये इक्वल किसकी होती है, अप्लाइड फोर्स की। ठीक हो गया बच्चे, ये अप्लाइड फोर्स की, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने अगर अप्लाइड फोर्स अप्लाई की है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चे इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही होगी वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है इसके अंदर डेवलप होगी। और ये फोर्स जो होगी इसको रिप्रेजेंट मैं किससे करता हूँ, यहाँ पर एफ से करता हूँ। अब बच्चे जैसे जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करता जाऊंगा, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए कि अगर मैंने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अप्लाई की है और इस बॉडी ने मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से, ठीक है, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गई और इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, तो इसके अंदर जो है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कौन सी डेवलप हुई, एफ डेवलप हुई। अब बच्चे यहाँ पर ये देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम
राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ये देखिए रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, यही तो राइट टू लेफ्ट होगी तो तभी तो ये ओरिजिनल पोजीशन की तरफ इसे लेके जाएगी। और दूसरी चीज अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट होती है। हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो लेफ्ट टू राइट है, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी, रिस्टोरिंग फोर्स राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और वो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो बच्चे अगर रिस्टोरिंग फोर्स, अब देखें कि रिस्टोरिंग फोर्स ए पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, इसमें ए पॉइंट में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। तो उस टाइम ये डिस्प्लेसमेंट भी जो है ये क्या है, मैक्सिमम है। अब देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर चेक करता हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये लेट्स सपोज दैट मैं सी पॉइंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में डेवलप होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। और ये डिस्प्लेसमेंट भी बच्चे, ये देखिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी जो है ये क्या होगा, कम होगा। तो बच्चे आप देख सकते हो कि अप्लाइड फोर्स, सॉरी, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन होगा वो कौन सा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है यहाँ पर कि ये रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और इस फिगर में देखें रिस्टोरिंग फोर्स जो है फ्रॉम राइट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो कवर हो रहे हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि दोनों जो है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इस वजह से जो है यहां पर मैं नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं। फिर बच्चे मैं इक्वलिटी साइन यहां पर लगाऊंगा, ये इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन जैसे लगाऊंगा तो ये इक्वलिटी साइन आएगा। और यहां पर हम यूज कर देंगे कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हमने यहां पर यूज कर दिया। जैसे मैं कांस्टेंट यूज करूंगा तो यहां पर मैं इक्वलिटी साइन लगा दूंगा। और बच्चे यहां पर जो इक्वलिटी साइन कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं वो कांस्टेंट कौन सा होता है, वो होता है के इंटू एक्स। तो भैया ये आपके पास एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पर भैया ये कांस्टेंट है के, और इस कांस्टेंट को हम नाम क्या देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, या इसको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, स्टिफनेस का मतलब है हार्डनेस के लिए जो है वो टर्म यूज करते हैं। अब जी हम थोड़ा सा के को एक्सप्लेन करते हैं कि ये के क्या है। ये तो पता चल गया कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब आप इसको डिफाइन करते हो, जब आप इसको डिफाइन करोगे तो यही जो इक्वेशन हमने बनाई, ये इक्वेशन वन बनाई, इस इक्वेशन वन की मैग्नीट्यूड ले लें। जैसे ही इक्वेशन वन की मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये आपके पास एफ इज इक्वल टू के एक्स। जब मैग्नीट्यूड ली जाती है तो नेगेटिव साइन जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो बच्चे आपका जो के होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, सॉरी, के जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एफ ओवर एक्स। ठीक है बच्चे, एफ जो है ये क्या है, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ये एफ फोर्स। और एक्स जो है ये इंक्रीज इन लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीजमेंट आ रहा था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बच्चे, ये एक्सटेंशन है स्प्रिंग की लेंथ के अंदर। तो बच्चे देख सकते हो कि के जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन इन लेंथ के इक्वल है। तो फिर इसी जगह से जो है हम डिफाइन करेंगे, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ हम डिफाइन कर के आपके पास के इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय
divide extension in the length of स्प्रिंग है। तो बच्चे जब आप इसको डिफाइन करते हो तो इसकी के वो डेफिनेशन ये बनेगी, रेशियो रेशियो बिटवीन, ये एक रेशियो है, रेशियो बिटवीन फोर्स to the extension in the length of a spring is called spring constant, या इसे स्टिफनेस भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन हो गया। फिर बच्चे नेक्स्ट हम देखते कांस्टेंट के यूनिट देखते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं। तो बच्चे देखें कि जो के है इसके यूनिट क्या बनेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एक्सटेंशन लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसका मतलब है इसके यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर, या आप इसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर इनवर्स लिख सकते हो, ये इसके यूनिट आ गए। उसके बाद बच्चे डिपेंडेंस ऑफ के, जो के होता है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ के किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चे नंबर 1 के डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। ठीक है, ये लेंथ और ये डिपेंडेंस कैसी होगी, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप देखिए बच्चे, एक आपके पास स्प्रिंग है, ये ऐसे एक बड़ा सा स्प्रिंग है, और एक जो है आपके पास स्प्रिंग है वो छोटा सा स्प्रिंग है मटेरियल का, ये छोटा स्प्रिंग है। तो बच्चे इसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी, ये ज्यादा हार्ड होगा, सख्त होगा, ये वाला स्प्रिंग S1 ज्यादा हार्ड होगा, S2 ज्यादा हार्ड होगा। तो क्लियर तौर पे आप देख सकते हैं और ऑब्जर्व डेली लाइफ के अंदर कर सकते हैं कि S2 ज्यादा हार्ड होगा, लेंथ कम थी स्टिफनेस ज्यादा थी, तो बच्चे यहाँ पर लेंथ कम स्टिफनेस ज्यादा। नंबर 2 जो आपके पास है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है स्टिफनेस, और इसका भी रिलेशन क्या है कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर ज्यादा करोगे स्टिफनेस कम हो जाएगी, टेम्परेचर को आप स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगी। और नंबर 3 जो है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट मटेरियल और होंगे तो उनकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो के किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, टेम्परेचर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। बच्चे प्रीवियस स्लाइड की तरफ हम जाते हैं।
स्लाइड में आप देखिए कि जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और आप देख रहे हो कि जो बॉडी ए के ऊपर जाती है, ए से मूव करके ये दोबारा किसकी तरफ जा रही है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रही है। इसके अंदर मोशन हो रही है। अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ऑटोमेटिकली बात है इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर बच्चे इसमें एक्सेलरेशन और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसे ऐसी फोर्स लेके आ रही है, वो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स इसे लेके आ रही है। तो यहाँ पर फोर्स भी अप्लाई हो रही है। इस केस के अंदर ये देखिए आप कि यहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स आई, ये रिस्टोरिंग फोर्स, और इस रिस्टोरिंग फोर्स ने मास m को मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है, तो उस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकता हूं बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जो है अप्लाई करते हैं और हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ है, इसमें हमें पता है कि जो F होता है F इज इक्वल टू m, वो मास m थी और उसमें एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ, a एक्सेलरेशन डेवलप हुआ और फोर्स F में डेवलप किया वो रिस्टोरिंग फोर्स ने। तो बच्चे इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। तो पीछे हमने एक इक्वेशन ये भी बनाई है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसको मैंने नाम क्या दिया था, 1 का नाम दिया था, पीछे आप देख सकते हैं। तो बच्चे आप यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। तो यहां पर मैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पे करोगे तो बच्चे यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और बच्चे जो ए होगा अगर इसको अलहदा करें तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, के ओवर एम इंटू एक्स। तो बच्चे यहाँ पर जो आपके पास के ओवर एम आया, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास है, तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है इसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ये हमारा कांस्टेंट है फैक्टर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, ठीक हो गया बच्चे, कांस्टेंट इनटू एक्स। और अगर मैं कांस्टेंट को रिमूव करूं बच्चे तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन इनटू एक्स। ठीक हो गया बच्चे। अब ये क्या है आपके पास, ये एक्सेलरेशन है, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, आप लोगों को पता है। और ये क्या है, एक्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, ये और यहां पर ये वाला साइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। और बच्चे ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन। मीन पोजीशन को इंडिकेट करता है। चीज हो रही है, ये शो कर रही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो बच्चे अगर वो तीन कंडीशन देखें तो पहली चीज थी आपके पास कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो हमने बॉडी ली थी उसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव किया था, ठीक है। और दूसरी चीज हमने देखी है कि एक्सेलरेशन जो है वो ये मीन पोजीशन की एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और सॉरी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट के। और नंबर 3 हमने देखा कि जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता था? मीन पोजीशन को इंडिकेट करता था। तो ये हमारी मोशन जो हुई, ये कौन सी मोशन हुई? सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इसने तीनों कंडीशंस को पूरा किया, तीनों जो चीजें आइडेंटिफाई करने वाली थी उनको पूरा किया। तो ये मास अटैच विद स्प्रिंग कौन सी मोशन परफॉर्म करती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। और इसके बाद कुछ थोड़ी सी एनर्जी के बारे में हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड होती है, वो कैसे होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कैसे वैलिड होता है उसको डिस्कस करेंगे। उतने टाइम